पठार कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, अंतः पर्वतीय पठार, ज्वालामुखी पठार और विच्छेदित पठार। तो सबसे पहला आता है अंतः पर्वतीय पठार। अंतः पर्वतीय पठार उसको कहता है कि 2 पर्वतों के मध्य स्थित पठार को, 2 पर्वतों के मध्य स्थित पठार को क्या बोलते हैं? अंतः पर्वतीय पठार। यानी 2 पर्वतों के बीच में है, 2 पर्वतों के मध्य स्थित पठार को अंतः पर्वतीय पठार कहते हैं। एक पहाड़ ऐसे है और बीच में क्या है? एकदम ऊंचा वाला स्थान है और इस प्रकार से फिर एक दूसरा पहाड़ है। तो 2 पर्वतों के मध्य स्थित पठार को क्या बोलते हैं? अंतः पर्वतीय। अब देखिए एक पहाड़ है ऐसे करके और एक पहाड़ ऐसे करके नीचे समतल हो गया। ये ऊंचा वाला ये समझिए जमीन है पूरा का पूरा। ये जो आपका समतल जमीन है, समतल जमीन से ये बीच वाला क्षेत्र ऊंचा है क्या? ऊंचा है? नहीं है। तो हम इसको पठार बोलेंगे नहीं, पठार बोलेंगे हम इसको। देखिए अगर इसकी ऊंचाई 6000 मीटर होगा तो इसकी कम से कम 800 होगा कि नहीं? इसकी ऊंचाई समतल जमीन से कितना होगा? कम से कम 800 मीटर होगा ना। और इसका मान लीजिए 8000 होगा, मतलब मान लेते हैं। वही तो हम बोल रहे हैं आपको। वैसे ऊंचाई वाले स्थान जिसका शीर्ष ऐसे नुकीला ना हो, उसका शीर्ष कैसा हो? समतल हो लगभग, और उसका ऊंचाई ज्यादा ना होना चाहिए। सिंपल, अगर वो ज्यादा होगा तो उसका शीर्ष होगा ही, वो ज्यादा ऊंचा होना नहीं चाहिए। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? पठार बोलते हैं। तो 2 पर्वतों के मध्य स्थित पठार को क्या बोलते हैं? अंतः पर्वतीय पठार। अब आप लोग एक चीज जानते हैं, दूसरा है ज्वालामुखी पठार। दूसरा क्या है? ज्वालामुखी पठार। वैसा पठार जिसका निर्माण ज्वालामुखी प्रक्रिया द्वारा हुआ हो। बता रहे ज्वालामुखी प्रक्रिया क्या है? वैसा पठार जिसका निर्माण ज्वालामुखी प्रक्रिया द्वारा हुआ हो उसको बोलते हैं ज्वालामुखीय पठार। तो ज्वालामुखी क्या है पहले इसको समझिए। कहा जाता है हमारे पृथ्वी के जैसे ही आप अंदर जाते जाइएगा 32 मीटर की गहराई में, जैसे आप यहाँ से 32 मीटर, क्वेश्चन आया हुआ था टेस्ट में, कल ही था ना। जैसे ही आप 32 मीटर की गहराई में जाते जाइएगा 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। फिर अगले 32 मीटर जाइएगा फिर 1 डिग्री बढ़ जाएगा। फिर जो और अंदर जाइएगा, इसका मतलब आप 32 अंदर मीटर जाते जाइए टेम्परेचर बढ़ते जाएगा। तो हम कहते हैं अगर आप पृथ्वी के केंद्र में पहुंच जाएं तो तापमान कैसा हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। हम कहते हैं 32 मीटर की गहराई में जाने के बाद 1 डिग्री सेल्सियस होता है। तो 1000 मीटर बराबर जाने के बाद मल्टीप्लाई कीजिए, और अगर आप 100 किलोमीटर चले जाए अंदर तो आप मल्टीप्लाई करके निकाल लीजिएगा। थोड़ा मैथ मेरा कमजोर है, समझ गए? इतना मैथ आता नहीं है, समझ गए? आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं, समझ गए, कि अगर आप 100 किलोमीटर के अंदर चले जाएं तो इतना टेम्परेचर होगा कि उस समय धरती के अंदर जो भी होगा सबको गला के आग का द्रव रूप बना दिया होगा। तो धरती के अंदर अगर आप 100 किलोमीटर अंदर जाइएगा ना, 100 किलोमीटर से 400 किलोमीटर के रेंज में पूरा का पूरा धरती के अंदर पाया जाता है लावा। इसको क्या बोलते हैं? ज्वालामुखी लावा। लावा बोलते हैं आग का द्रव रूप। आग के द्रव रूप को क्या बोलते हैं? लावा बोलते हैं। और वो धरती के अंदर, क्यों धरती के अंदर? क्योंकि धरती के अंदर जैसे जैसे जाते जाइएगा टेम्परेचर बढ़ते जाता है, और जैसे ही धरती से आप ऊपर जाते जाइएगा टेम्परेचर क्या होते जाता है? कम होते जाता है। तो धरती के अंदर जाते जाइएगा एक समय ऐसा होगा जो अनंत टेम्परेचर हो जाएगा, जो सब चीज को गला देगा। पत्थर, कंकड़, बालू, आप जानते हैं, आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि पत्थर सब नहीं गलता है? लोहा देखिए ना गला हुआ, देखिए लोहा गला देता है, लोहा का भी द्रव रूप होता है, सोना का भी द्रव रूप होता है, सब चीज गल जाता है इस पृथ्वी पे आग के सामने। तो सारा का सारा पृथ्वी के अंदर जितना भी मटेरियल है सब गल जाता है। लगभग 100 किलोमीटर की गहराई जाइएगा मतलब आग का द्रव रूप मिलेगा, और उसी आग के द्रव रूप पे हमारे पृथ्वी के जो प्लेट है, प्लेट तैरते हैं। वही जब प्लेट ऐसे ऐसे हिलता है ना, आपको आ जाता है भूकंप। क्या होता है सुनिएगा चीजों को, थोड़ा सा इस पर डिस्कस कर देते हैं। कैसे आगे आएगा चैप्टर में आएगा कोई गारंटी नहीं है, आएगा तो हम चर्चा कर देंगे, समझ गए। लेकिन थोड़ा सा हल्का सा ज्वालामुखी के बारे में बताते हैं, पृथ्वी के अंदर के बारे में क्या है। मान लेते हैं ये पृथ्वी है हमारा, पृथ्वी के ये अंदर का भाग है, पृथ्वी के अंदर का भाग है, गहराई है
जीरो से जैसे ही आप 100 किलोमीटर के बैट में आइएगा, इसको बोला जाता है स्थल मंडल। इसको क्या बोला जाता है? स्थल मंडल। जीरो से कितना किलोमीटर तक? 100 किलोमीटर तक। और 100 किलोमीटर से जैसे ही आप आइएगा कहाँ तक? 400 किलोमीटर तक। कहाँ तक आइएगा? 400 किलोमीटर तक। 400 किलोमीटर तक आइएगा, इसको बोला जाता है दुर्बलता मंडल। इसको क्या बोला जाता है? दुर्बलता मंडल। और दुर्बलता मंडल के ऊपर यानी इस जगह पे क्या है? बहुत बड़ा बड़ा प्लेट है। ऐसे करके चीजों को समझते चलिएगा थोड़ा सा। इसका पूरा कॉन्सेप्ट बेस्ट चैप्टर है, इसको समझ जाइएगा, 3-4 चीज खत्म हो जाएगा आपका। धरती के ऊपर क्या है? ऐसे ऐसे मतलब इस दुर्बलता मंडल में, कहाँ में है? दुर्बलता मंडल में इस जगह पे बड़ा बड़ा प्लेट है। और इस धरती के अंदर इसी दुर्बलता मंडल में क्या पाया जाता है? मैग्मा पाया जाता है, लावा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मैग्मा पाया जाता है, जिसको हम कहते हैं लावा यानी आग का द्रव रूप। जैसे आपका शहद होता है ना, शहद जानते हैं ना, वैसे ही गाढ़ा होता है आपका ये, ऐसा नहीं कि पानी की तरह जल्दी बह के चले जाए। तो आग का द्रव रूप लावा कहलाता है, ये लावा होता है। और इसी लावा पे हमारा ये प्लेट क्या होता है? तैरता है। तो कभी क्या होता है? ये प्लेट जाके उससे टकरा जाता है। कभी क्या होता है? ये प्लेट उससे टकरा गया, जब टकराता है ना प्लेट आपस में, तो भूकंप आ जाता है। और जब दोनों अलग हो जाए, दोनों प्लेट अलग हो जाए, तो गोंडवाना से भारत टूट के अलग हो गया। गोंडवाना से भारत टूटा था क्या? पता है ना? तो भारत जो टूटा, इसका मतलब मान के चलिए ये प्लेट का ई वाला टुकड़ा टूट गया, तो ये वाला जो ऊपर तक जो जमीन होगा इस प्लेट पे टिका हुआ, वो प्लेट का जमीन क्या हो जाएगा? ऊपर से टूट जाएगा। मतलब हम कहना ये चाह रहे हैं, इसी प्लेट पे सारा का सारा महाद्वीप और महासागर टिका हुआ है। और धरती के अंदर क्या है? ये लावा है। और इस लावा में क्या होता है? इस लावा में दुर्बलता मंडल में रेडियो एक्टिव तत्व पाए जाते हैं। रेडियो एक्टिव उसे याद रह जाएगा, जो समझिएगा खुलिए, नहीं समझिएगा कॉन्सेप्ट दे देगा, क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा। लावा निकलता कैसे वही समझा रहे हैं। लावा निकलता कैसे है, इसी को बोलते हैं प्लेट टेक्टोनिक प्लेट। तो क्या है, इस चीजों को समझिएगा। पहले धरती समझते हैं ना, धरती के अंदर 0 से 100 किलोमीटर तक कौन सा मंडल? 100 से 400। और जैसे जैसे धरती के अंदर जाते जाइएगा, बोले टेम्परेचर क्या होते जाता है? बढ़ते जाता है। जैसे ही आप दुर्बलता मंडल में प्रवेश कीजिएगा ना, इतना टेम्परेचर हो जाता है, सब चीज आग का द्रव रूप बदल जाते हैं, सब कुछ पिघल जाता है। अंदर में जो भी कुछ है, कंकड़ बालू पत्थर, सब क्या आता है? द्रव रूप में रहता है। इसके नीचे में लावा है, और लावा के ऊपर क्या है? हमारे प्लेट बैठे हैं, यानी स्थल भाग का और समतल भाग का, समुद्र का सारा प्लेट रखा हुआ है। और इसके ऊपर में ऐसे करके पानी है, इसमें ऐसे ऐसे, इसके समुद्र का है, पृथ्वी के सतह पे समुद्र, यहाँ इस जगह पे आपका भारत है, ऐसे करके प्लेट है। तो इसके ऊपर ये जो आपका प्लेट है, यही प्लेट जब खिसकता है, एक दूसरे से टकराता है, तो भूकंप आता है और ज्वालामुखी क्या निकलता है? तो सुनिएगा, ये जो लावा है, इस मंडल में रेडियो एक्टिव तत्व पाए जाते हैं। और रेडियो एक्टिव तत्व का ये गुण है, तो जहाँ रहेगा ना स्वतः एनर्जी रिलीज करता है। रेडियो एक्टिव तत्व का ये गुण है, जैसे यूरेनियम, जो परमाणु बम सब जो बनता है, यूरेनियम, प्लूटोनियम, ये सब जो है रेडियो एक्टिव तत्व का, वो जहाँ रहेगा वो स्वतः क्या करता है? एनर्जी रिलीज करता है। अब समझिए, ये पूरा का पूरा लावा भरा हुआ है, इसमें ये सारा का सारा क्या भरा हुआ है? लावा भरा हुआ है। और इस जगह पे रेडियो एक्टिव तत्व है, मान लीजिए। तो रेडियो एक्टिव तत्व क्या करता है? इस लावा को एनर्जी देके लावा को कहता है तुम ऊपर चलो। लावा में एक मोशन लाता है, लावा में क्या करता है? एक मोशन लाता है, लावा को ऊपर की ओर धक्का देता है। और अगर इस जगह का प्लेट कमजोर पकड़ाया, तो यही लावा क्या निकल जाता है? बाहर निकल जाता है। और अगर लावा इस जगह का प्लेट ठोस, तो इस जगह से लावा निकल पाता नहीं है। यही बीच में कहीं कहीं यही जो लावा बाहर निकल जाता है, इस होके समझ गए, यही क्या कहलाता है? ज्वालामुखी उद्गार। इसी को क्या कहते हैं? ज्वालामुखी का निकलना, या इसी को कहते हैं ज्वालामुखी उद्गार, यानी ज्वालामुखी निकल गया। समझे चीजों को कि नहीं समझे?
ज्वालामुखी यानी धरती के अंदर से, दुर्गंधता मंदिर से लावा का ये जो आग का द्रव रूप है इसका बाहर निकलना ही क्या कहलाता है? ज्वालामुखी कहलाता है। तो यही जो आपका है ज्वालामुखी पठार। ज्वालामुखी पठार का जो निर्माण होता है, धरती के अंदर से जो लावा निकलती है बाहर, लावा निकल के क्या होता है, निकलते रहता है, इस जगह जमा होते रहा। समझिए लावा निकल के इस जगह जमा हुआ और करोड़ों साल अरबों साल समझिए बीता। इस जगह का क्या हो गया? जमीन ऊंचा हुआ। इस जगह का जमीन ऊंचा हुआ कि नहीं? महाराष्ट्र राज्य जो देखते हैं ना, ज्वालामुखी पठार पे है पूरा का पूरा महाराष्ट्र, पूरा महाराष्ट्र बात कर रहे हैं। ये ज्वालामुखी पूरा का पूरा इस जगह पूरा का पूरा फैल गया इसका लावा। और लावा जब इसका पूरा का पूरा यहाँ से वहाँ तक फैल गया, यहाँ से वहाँ तक, तो लावा करोड़ों साल में ठंडा होता है ना, लावा ठंडा होने के बाद एक चट्टान का रूप धारण करता है, जो चट्टान कहलाता है बैसाख चट्टान। और इसी बैसाख चट्टान के अपर्दन से एक मिट्टी का निर्माण होता है जिसको कहते हैं काली मिट्टी। क्यों समझ में आ रहा? आपका आज टॉपिक स्टार्ट हो रहा है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। छोड़िए प्लेट बाद में पढ़ेंगे। अब यही पढ़ाते हैं, समझ गए? सुनिए बाद में पढ़ेंगे ज्वालामुखी। चलिए समझ गए? थोड़ा सा समझिए, पहले प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी समझते हैं, बाद में समझेंगे कुछ और। समझ गए? नहीं पढ़ेंगे आज को प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ेंगे ना, बस इसको याद रखिए। एक बात इस चीज को मानिए, इसका कॉन्सेप्ट पहले एक कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। कॉन्सेप्ट ये दे रहे हैं कि आप जानते हैं कि जैसे जैसे धरती के अंदर जाते जाते तापमान क्या होते जाता है? बढ़ते जाता है। दिमाग पूरा पूरी रखिएगा सब कुछ। वर्षा का मौसम में ठंडा है, नींद आ रहा है, समझ गए? थोड़ा सा माइंड पूरा रखिएगा। समझ गए? पूछेंगे धरती के जैसे ही अंदर आप जाते जाइएगा टेम्परेचर क्या होते जाता है? बढ़ते जाता है। जैसे जैसे आप अंदर जाते जाइएगा वैसे टेम्परेचर बढ़ते जाएगा, और गहरा और टेम्परेचर ज्यादा। एक समय ऐसा आएगा कुछ न कुछ गहराई में जब आप जाइएगा वहाँ टेम्परेचर क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा, मतलब बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो जाएगा। इतना ज्यादा टेम्परेचर हो जाएगा धरती के अंदर कि सारा का सारा पदार्थ क्या हो जाएगा? पिघल जाएगा। आग का क्या सब चीज पिघल जाएगा? किसमें? आग के द्रव रूप में सब चीज पिघल जाएगा, आग हो जाएगा। आप लोहा को देखिएगा, लोहा को जब पिघलाता है किसी भी चीज का आकार बनता है तो लोहा को इतना पिघला देता है, द्रव बन जाता है। और उसको जिस प्रकार से आपको डालना, जैसे गोला बनाना है तो गोल वाले आकार में उसको रख दीजिए, थोड़ा देर ठंडा होने के बाद गोल आकार धारण कर देगा। बात को समझे? इसी प्रकार से करता है, आग का द्रव रूप होता है। उसी प्रकार से हम बोले कि पृथ्वी ये पूरा का पूरा है, ऐसे करके समझिए। पृथ्वी हम गोल नहीं बना रहे, पृथ्वी को कैसा बना रहे हैं? चौड़ा बना रहे। जमीन के अंदर न दिखाना है, जमीन के अंदर दिखाना है। इस जगह से समझ लीजिए ये ऊपर का जमीन का स्तर वाला भाग है जहां आप बैठे हैं। जहां आप बैठे मतलब धरती का, जहां आप बैठे हैं 0 से लेके 100 किलोमीटर तक का, यानी ये जो आपका जमीन है, जमीन से जैसे ही आप 100 किलोमीटर तक जाइएगा, 100 किलोमीटर तक के क्षेत्र को बोलते हैं स्थल मंडल। क्या बोलते हैं? स्थल मंडल। और धरती के अंदर आप 100 किलोमीटर से और नीचे जाइएगा तो 400 किलोमीटर तक के क्षेत्र को क्या बोलते हैं? दुर्गंधता मंडल। इसको क्या बोलते हैं? दुर्गंधता मंडल। जैसे ही आप दुर्गंधता मंडल में आइएगा ना 100 किलोमीटर की गहराई तक में, तो आपको इतना टेम्परेचर मिलेगा कि सब चीज क्या हो जाता है? पिघल जाता है। यानी सब चीज, आग का द्रव रूप सब चीज पिघल जाता है। इसमें क्यों पिघलता है? क्या है कि इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का रीजन है टेम्परेचर। अभी जस्ट बोले जैसे जैसे आप धरती के अंदर जाइएगा टेम्परेचर क्या होते जाएगा? बढ़ते जाएगा। अब सुनिएगा चीजों को, ये धरती के अंदर क्या है? लावा है। धरती के अंदर क्या है? लावा है। इसी आग का जो द्रव रूप है इसको क्या बोलते हैं? लावा बोलते हैं। गुज्जा वाला लावा नहीं होता है ना, पॉपकॉर्न जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, जानते हैं ना? हाँ, उसको वाला वो वाला लावा नहीं। लावा माने ई वाला आग का द्रव रूप। इसको ने एक बार उठा के खाइएगा, समझ गए? तो इसके अंदर क्या है? पूरा का पूरा लावा है। समझिएगा चीजों को। इसमें क्या है? लावा है। लावा इसमें सिर्फ नहीं रहता, उसमें ये अगर सर लावा है तो सब चीज में से लवे होगा।
धरती के 100 किलोमीटर से 400 किलोमीटर मतलब ध्रुवता मंडल में एक और तत्व पाया जाता है, और उस तत्व का नाम है रेडियो एक्टिव तत्व। रेडियो एक्टिव तत्व जैसे यूरेनियम हो गया, प्लूटोनियम हो गया, थोरियम हो गया, और रेडियो एक्टिव तत्व का ये गुण होता है जैसे इस जगह रख दिए ना, एनर्जी रिलीज करने लगता है। जैसे कोई गायक को कहीं रख दिए तो होने लगेगा, रोड पे रख दीजिए, छत पे रख दीजिए, हैं, मास्टर को कहीं रख दीजिए, बकबकाने लगेगा। समझ गए? मतलब कहने का सेंस ये है कि जिसका जो फंक्शन है वो फंक्शन उसको कहीं रख दीजिए, वो अपना रोल भूलेगा नहीं। तो रेडियो एक्टिव तत्व का ये गुण है कि वो स्वतः एनर्जी रिलीज करता है, उसको कुछ नहीं हो कीजिए तब आप रख दीजिए, वो क्या करेगा, एनर्जी रिलीज करने लगेगा। अब इसमें क्या है, रेडियो एक्टिव तत्व, रेडियो एक्टिव तत्व हम ऐसे दर्शाते हैं। अब जहाँ एनर्जी होगा तो इस लावा में क्या होगा, एनर्जी आएगा, और लावा में जब एनर्जी आएगा तो अपने आसपास की रेडियो एक्टिव तत्व अपने आसपास के लावा में क्या करेगा, एक गति लाएगा ना, एक मोशन लाएगा ना। समझ गए? एनर्जी जब बोले लगे रेडियो एक्टिव तत्व के आसपास सब क्या है, लावा है, और पूरा का पूरा ध्रुवता मंडल में रेडियो एक्टिव तत्व और लावा है। तो रेडियो एक्टिव तत्व जैसे एनर्जी रिलीज करेगा, लावा में क्या आएगा, एक मोशन आएगा, लावा में गति आएगा। लावा क्या करेगा, इस ऊपर की ओर उठने का कोशिश करेगा, लावा ऐसे ऊपर उठेगा, लावा ऊपर उठेगा, ऊपर देखेगा भैया इस जगह पे ठोस जमीन है, इस जगह ऊपर जाने देगा नहीं, लावा घूम के फिर कहाँ चले आएगा, इधर चले आएगा, इस जगह का लावा इसे घूम के फिर चले आए। लेकिन इस जगह पे जो था रेडियो एक्टिव तत्व इस जगह का भी करेगा ना, बोले पूरा का पूरा ध्रुवता मंडल में इस जगह के लावा को ऊपर ऐसे किया, और इस जगह के लावा ने जैसे ही ऊपर में फोर्स लगाया यहाँ से ऊपर, तो इस जगह क्या देखा गया, इस जगह मिट्टी क्या थी, कमजोर थी, और इस जगह का जो मिट्टी कमजोर था, लावा ने क्या किया, ऐसा फोर्स लगाया इस जगह की मिट्टी को छेड़ते हुए, मतलब मिट्टी को ऊपर धकेलते हुए बाहर निकल गया, और बाहर निकल के लावा चले आया कहाँ, स्थल मंडल में। अब धरती के अंदर जितना भी लावा है, सब लावा इस नदी से होते हुए कहाँ आएगा, बाहर आएगा, और प्रक्रिया 100 साल तक चलते रहता है। 100 एक साल है, 100 साल। और इससे क्या निकलता है, समझिए इधर से जो लावा निकला, लावा इधर आया और निकल के इस जगह जमा होगा, यदि इस जगह जमा होगा फिर बाहर निकल के जमा होगा ना, और ये 100 साल तक अगर प्रक्रिया चल रहा है तो लावा जमा होते 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 इस जगह क्या करेगा, लावा यहाँ पे जमा हो जाएगा, और जब लावा जमा हो जाएगा ये पूरा का पूरा क्षेत्र क्या करेगा, वो कवर कर देगा, और कुछ 100 साल बाद लावा ठंडा होगा कि गर्म रहेगा, ठंडा होगा, काहे कि वातावरण के संपर्क में आ गया। पहले धरती के अंदर था लेकिन अब कहाँ आ गया, ऊपर का तो टेम्परेचर कम है ना, ये लावा ठंडा हो जाएगा। जैसे ही लावा ठंडा होगा ये कठोर बनेगा ना, कठोर बनेगा तो एक चट्टान का रूप धारण कर लेता है, जिस चट्टान को क्या बोलते हैं, बैसाल्ट चट्टान। इस चट्टान को क्या बोलते हैं, बैसाल्ट चट्टान। और इसी चट्टान के अपरदन से, इसी चट्टान को घिसने से करोड़ों साल लाखों साल बाद इसी चट्टान के घिसने से, इसी चट्टान के अपरदन से एक मिट्टी का निर्माण होता है, जिस मिट्टी को क्या कहते हैं, काली मिट्टी। इस मिट्टी को क्या कहते हैं, काली मिट्टी। तो काली मिट्टी का निर्माण किस चट्टान से, अरे आज का रात काला होता है तो आगे है, आगे गर्मा से ठंडा हो गया था, और उसको जब घिसेगा तो उजला नहीं हो जाएगा, काला ही होगा। एक मिट्टी का निर्माण होता है जिस मिट्टी को क्या कहते हैं, काली मिट्टी। इसी का दूसरा नाम है कपासी मिट्टी, इसी का नाम है रेगुर मिट्टी। इसी का क्या नाम है, रेगुर मिट्टी। सब इसी का नाम है। काली मिट्टी कपास के उत्पादन को लेके बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। कपास का उत्पादन सबसे ज्यादा किसमें, काली मिट्टी में, इसीलिए इस मिट्टी का नाम कपासी मिट्टी भी रखते हैं, इसी वजह से इसका नाम रेगुर मिट्टी रखते हैं। अब देखिए इस जगह का जो समतल जमीन है, इससे ये ऊंचा हो गया, क्या ऊंचा हो गया, वही तो बोले कि कौन सा पठार हो गया, इस प्रकार से एक पठार का निर्माण हुआ ना, ऊंचा स्थान बना ना। इसी प्रकार के पठार को हम क्या बोलते हैं, ज्वालामुखी पठार बोलते हैं। अब बुझे नहीं बुझे, अब बढ़े आगे, अब दिक्कत नहीं है, अब ना दिक्कत नहीं, यही बना बता देंगे पढ़ा।
ठीक है, बढ़ते आगे, समझ गए। तो ज्वालामुखी पठार का निर्माण किसके द्वारा होता है? लावा के द्वारा। लावा के जमने से कौन सा चट्टान? आपसे पूछेगा काली मिट्टी का निर्माण किस चट्टान के निर्माण? चट्टान। और महाराष्ट्र का जितना भी क्षेत्र आप देखते हैं, गुजरात का मालवा का पठार, इस सारा का सारा क्षेत्र में काली मिट्टी पाया जाता है। इसका मतलब उस आज का जो पठारी क्षेत्र है, तो पठारी क्षेत्र का निर्माण कैसे हुआ है? ज्वालामुखी प्रक्रिया द्वारा। किस प्रक्रिया द्वारा? ज्वालामुखी प्रक्रिया द्वारा। आगे पढ़ाएंगे आपको, चलिए बाकी बात आगे। अब चलिए 3 को बताए थे पठार ने जी। सबसे पहले बताए थे अंतः पर्वतीय पठार, अंतः पर्वतीय पठार, और दूसरा बताए थे आपको ज्वाला। देखिए आप लोग का फेस बता देता है मुझे अथवा नहीं मुझे। अंतः पर्वतीय पठार, दूसरा ज्वालामुखी पठार, और तीसरा होता है अवशिष्ट पठार। अवशिष्ट पठार या इसी को दूसरा बोलते हैं विच्छेदित पठार। क्या बोलते हैं इसको? विच्छेदित पठार। ये दोनों एक ही है। ये दोनों क्या है? एक ही अवशिष्ट पदार्थ या विच्छेदित पदार्थ पूछ रहे हैं। छोटा सा समझिएगा, जैसे मान लीजिए कोई ऐसे करके वो छोटा छोटा पर्वत था, नुचार को क्या था? पर्वत था। मान लेते इस चीजों को, छोटा छोटा पर्वत था। करोड़ों साल बीतने के बाद इस पे वर्षा का, हवा का, वायु का प्रभाव पड़ा। ये पहाड़ धीरे धीरे क्या होने लगा? घटने लगा। इसका ऊंचाई कम होने लगा। काहे आपको बोले, जैसे पहाड़ पर से बारिश पड़ेगा, इसका मिट्टी धकर के कहाँ आएगा? नीचे आएगा। इसका कंकड़ बालू पत्थर कहाँ आएगा? नीचे आएगा। इसका मान के चलिए पहाड़ इतना ऊंचा था, इसका मिट्टी कंकड़ बालू करोड़ों साल बाद इसके कहाँ चले आया? नीचे चले आया। इसका भी चले आया सबके नीचे। अब इसका जो ऊपर वाला चोटी था, ये वाला चोटी, ऊपर वाला चोटी कैसा हो गया? समतल हो गया। जो ऐसे चोटी ऐसे था उड़ा हुआ, वो चोटी कैसा हो गया? समतल। इसका भी हो गया, इसका भी हो गया, और इसका सारा का सारा मिट्टी कंकड़ बालू अपरदन होने के बाद इस बीच में बढ़ गया, और इस बीच में बढ़ गया तो इस प्रकार से एक समतल भूमि का आकार हो जाएगा। ऊंची समतल भूमि का मतलब पर्वतों के जो पहाड़ हैं, पहाड़ का जो अवशिष्ट बचा हुआ भाग है, पहाड़ अगर बहुत दिनों के बाद अपरदन माना होता है किसी भी चीज का क्षय होना, किसी भी चीज का क्षय होना। जैसे मान लीजिए क्या बोलते हैं हमको, क्या उदाहरण दें, जैसे बोलते हैं बाल आपका, आप 3-4 प्रकार का शैम्पू लगाए, बाल उड़ने लगा आपका, समझ गए? धीरे धीरे आपका बाल का क्या होने लगा? अपरदन होने लगा। अब कुछ बाल आपका पक गया, तो पक गया तो आपको इतना गुस्सा बोलेगा, सर जो बाल पकेगा सबको उखाड़ के फेंकिए, बाल बीच में कलर में करवाएंगे, समझ गए? आप उखाड़ करके फेंकिएगा ना, उस समय के साथ आपका इसका अपरदन क्या होना प्रारंभ हो गया। उसी प्रकार से पहाड़ पर्वत जितने भी चीजें हैं उसका क्या होता है? अपरदन होता है। अपरदन होता है समय के साथ क्या होते जाता है? खत्म होते जाता है। उसका मिट्टी कंकड़ बालू पत्थर के द्वारा नीचे चले जाता है। यही जो पहाड़ का अपरदन होता है, तो वही जो बचा खुचा भाग है, उसी बचा खुचा भाग को क्या बोलते हैं? अवशिष्ट। इसी को क्या बोलते हैं? अवशिष्ट। तो वैसे पर्वत जिसका जो अपरदन के बाद बचे हैं, वो उस प्रकार के पठार को क्या बोलते हैं? अवशिष्ट पठार, या इसी को क्या बोलते हैं? विच्छेदित पठार बोलते हैं। तो पठार कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। पठार कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। और तीनों का निर्माण आप समझ गए कैसे कैसे होता है, समझ गए? अब मैप लाते हैं, एक बार आपको दिखाते हैं कोई दूसरा चीज। कहा जाता है हमारे भारत में, हमारे भारत के इस वाले क्षेत्र को, हमारे भारत के इस वाले क्षेत्र को बोला जाता है प्रायद्वीपीय पठार। इतना बड़ा क्षेत्र को क्या बोलते हैं? प्रायद्वीपीय पठार। इतना बड़ा क्षेत्र हमारे भारत का जो क्षेत्र है, ये कहलाता है प्रायद्वीपीय पठार। इसको पूरा संपूर्ण को बोलते हैं प्रायद्वीपीय पठार, और इसको एक बार और बोलते हैं पठारों का पठार का है कि इसके अंतर्गत बहुत सारे पठार हैं। तो अगर बोलेगा प्रायद्वीपीय पठार का सबसे उत्तर में क्या है, प्रायद्वीपीय पठार के सबसे दक्षिण में क्या है, प्रायद्वीपीय पठार के सबसे पूर्व में क्या है, प्रायद्वीपीय पठार के सबसे पश्चिम में क्या है। प्रायद्वीपीय पठार का अगर ये वाला इलाका देखेगा, प्रायद्वीपीय पठार के सबसे पश्चिम में गुजरात राज्य ने बोलना आपको। गुजरात के जो आपका गिर पहाड़ी है ना, गिर पहाड़ी, गिरनार पहाड़ी, ये पहाड़ जो है आपका इस प्रायद्वीपीय पठार का क्या है?
हिस्सा है। उसके बाद अगर इसका देखिएगा ये वाला सीमा पश्चिमोत्तर सीमा, तो इधर आपको मिलेगा क्या, अरावली पहाड़ी है क्या, अरावली पहाड़ी। और इसके जैसे इस जगह पे आइएगा, इस जगह पे एक पहाड़ी है, इस पहाड़ी का नाम है राजमहल की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी, राजमहल की पहाड़ी, जो आपके झारखंड राज्य में है। किस राज्य में है, झारखंड राज्य में राजमहल की पहाड़ी। और यहाँ आइएगा तो मेघालय और असम वाले क्षेत्र में 2 पठार है। इस पठार का नाम है शिलांग का पठार, और इसी का एक और पठार का नाम है जिसका नाम है कार्बी एंगलोंग का पठार, कार्बी एंगलोंग का पठार। और ये दोनों पठार इस प्रायद्वीपीय पठार के कहाँ में है, उत्तरी पूर्वी भाग में। कौन सा सीधा कहलाता है, उत्तरी पूर्वी भाग। और नीचे में आपको बताएं कार्डानम या इलायची पहाड़ी। आपसे पूछेगा नीलगिरी पहाड़ी जो है मैदानी भाग में है, हिमालय वाले हिस्से में है या प्रायद्वीपीय भारत वाले हिस्से में। सतमाला पहाड़ी, सतमाला महाराष्ट्र में है, पढ़ा है सतमाला, अजंता पढ़ा है, हरिश्चंद्र पढ़ा है, कालसुबाई पढ़ा है। इस सारा का सारा हमें महाराष्ट्र में कहा जाता है, इस सारा का सारा क्षेत्र कहलाता है प्रायद्वीपीय भारत। और अपने इस प्रायद्वीपीय भारत की ढाल देखिएगा तो इस प्रकार से, जैसे इस प्रकार से इस साइड इधर झुका है उत्तर की ओर, और इस साइड झुका है पूर्व और दक्षिण की ओर। देखिए मैप में ऊपर कौन सा दिशा, उत्तर, नीचे नीचे दक्षिण, और इस साइड पूरब, और इस साइड आपका दिशा होता है पश्चिम। कहीं पे भी फिक्स है मैप, अगर आप देख रहे हैं तो आपके ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, आपके दाहिना साइड पूरब, इस साइड पश्चिम। तो इस वाले दिशा को हम बोल सकते हैं पूरब और दक्षिण दिशा। इस बीच वाले दिशा को क्या बोल सकते हैं, पूरब दक्षिण दिशा बोल सकते हैं, या दक्षिण पूरब बोल सकते हैं ना। तो प्रायद्वीपीय भारत का ढाल जो है इस प्रकार से है, जैसे प्रायद्वीपीय भारत, इस मेरे हाथ को मानिए तो हाथ का ढाल मेरा इधर है, और ई वाला देखिए, ई वाला इधर झुका हुआ है। तो प्रायद्वीपीय भारत का ढाल उत्तर की ओर है, और प्रायद्वीपीय भारत का ढाल दक्षिण और पूरब की ओर है। ऐसा बोलेगा सर आपको कैसे पता चला, हमको ऐसे पता चला, एक तो हम किताब पढ़ी, घूमने में गए, ऐसे इतना थोड़े आता है। एक तो हम किताब पढ़े, दूसरा क्या हमें देखे कि भारत की जो नदियां निकलती है ना, इस जगह से जो नदियां निकलती है वो इधर बह जाती है, इस जगह जो नदियां निकलती है किधर बह जाती है, इधर बह जाती है। और इधर भी जो नदियां निकलती है वो इधर बह जाती है, इधर भी जो नदियां बहती है वो कहाँ बह जाती है, इधर बह जाती है। इसका मतलब नदी कहाँ बहेगा, इधर ढाल रहेगा उधर ना, नदी अपने ढाल का अनुसरण करती है ना। तो जो प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर में नदियां है ना, वो अपना जल किधर गिरा देती है, उसी साइड, ऊपर उत्तर साइड। जैसे आप जानते हैं चंबल नदी, सोन नदी, ये सारी की सारी नदियां, कैन, बेतवा, सोन, टोंस, ये सारी की सारी नदियां अपना जल कहाँ गिराती है, अपने उत्तर साइड। इसका मतलब प्रायद्वीपीय भारत का ढाल कहाँ है, ऊपर साइड में, उत्तर साइड है। उसका ढाल उधर है और इसका ढाल किधर है, इस साइड है। इसी वजह से तो प्रायद्वीपीय भारत की मैक्सिमम नदियां अपना जल कहाँ गिराती है, बंगाल की खाड़ी में। और दो चार जो एक्सेप्शनल है जो अपना जल कहाँ गिराती है, अरब सागर में। जो एक्सेप्शनल है दो चार वो, उसके पीछे कंडीशन है, ढाल तो इधर है, ढाल का तो अनुसरण नहीं कर रहा है। और अगर ढाल का अनुसरण नहीं कर रहा है तो कुछ ना कुछ उसमें कंडीशन है, या तो दो पहाड़ के बीचों बीच बह रहा है, समझ गए। तो दो पहाड़ के बीचों बीच बहने के कारण नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, ये सारी की सारी नदियां अपना जल कहाँ गिराती है, अरब सागर में। चीजों को समझे, नहीं समझ में आया। प्रायद्वीपीय भारत का ढाल उत्तर और दक्षिण पूरब है, उत्तर और दक्षिण पूरब है। अब चलते हैं पठार में, अब चलते हैं, एक दो पठार उठाएंगे, ऐसा ऐसा ढेरी पठार है। अब हम देख लेते हैं पठार, समझ गए। पठार देखिए, सबसे पहले चीजों को समझिएगा। सबसे पहला पठार है आपका दक्कन का पठार, जिसको बोलते हैं दक्कन ट्रैप। इसको क्या बोलते हैं, दक्कन ट्रैप। दूसरा आपका आता है कर्नाटक का पठार। दूसरा कौन सा आता है, कर्नाटक का पठार। और तीसरा आता है आपका आंध्र प्रदेश का पठार। तीसरा कौन सा आता है, आंध्र प्रदेश का पठार, आंध्र प्रदेश का पठार, ठीक है। चौथा आता है आपका दंडकारण्य पठार, दंडकारण्य का पठार, दंडकारण्य का पठार। पांचवा आता आपका छोटा नागपुर का पठार। कौन सा पठार, छोटा नागपुर का पठार।
छोटा नागपुर के पठार के बाद आता है आपका शिलोंग का पठार। कौन सा पठार? शिलोंग का पठार। शिलोंग का पठार। सातवां आता है आपका शिलोंग का, उसके बाद कार्बी एंगलोंग का पठार। कार्बी एंगलोंग का पठार। कार्बी एंगलोंग का पठार। उसके बाद आपका आता है आठवां मेवाड़ का पठार। कौन सा पठार? मेवाड़ का पठार। उसके बाद आपका आता है मालवा का पठार। कौन सा पठार? मालवा का पठार। मालवा का पठार के बाद आपका आता है बुंदेलखंड का। उसके बाद आता है कौन? बुंदेलखंड का पठार। और बुंदेलखंड के पठार के बाद आता है आपका बघेलखंड का पठार। कौन सा? बघेलखंड का पठार। और बघेलखंड के पठार के बाद आपका आता है लद्दाख का पठार। क्या लगता है मन भारी हो गया? याद करने में मन का भारी हो गया? याद करना ही नहीं है, इसको समझना है। अरे मैथ बताइए, चुटकी से बताइएगा तुरंत 2 मिनट में, समझ गए? चुटकी बजाय सब खत्म। अरे 2 मिनट में बता दें। अभी आप तुरंत याद कर लीजिएगा। अभी आप उसको पढ़ाने लगेगा 1 सेकंड। आप लोग फर्स्ट टेंशन लेते हैं। टेंशन उसको लेना है जो पढ़ता नहीं है, समझ गए? जो पढ़ता है उसके लिए टेंशन लेने का है नहीं है। चलिए देखिए, सबसे पहला आता है आपका दक्कन ट्रैप। दक्कन ट्रैप की बात कीजिएगा तो दक्कन ट्रैप का जो विस्तार है यहाँ पे ऐसे करते हैं, सुनिएगा चीजों को। दक्कन ट्रैप का विस्तार मोटे तौर पे 4 राज्यों में है। दक्कन ट्रैप का विस्तार जो मोटे राज्यों में, कितने राज्यों में? 4 राज्यों में। महाराष्ट्र राज्य, तेलंगाना राज्य, आंध्र प्रदेश राज्य और कर्नाटक राज्य। और दक्कन ट्रैप के अंतर्गत 3 क्षेत्र आते हैं। 3 को मिला के दक्कन ट्रैप बोला जाता है। दक्कन ट्रैप के अंतर्गत आता है कर्नाटक का पठार और दक्कन ट्रैप के अंतर्गत आता है आंध्र प्रदेश का पठार। तो इस जगह पे 3 क्षेत्र है, 3 जो जगह है, और 3 क्षेत्र जो है, इस जगह पे एक पठार है। इस पठार का नाम है दक्कन का पठार, जो कहाँ में है? महाराष्ट्र में। इसके नीचे एक पठार है, इस पठार का नाम है कर्नाटक का पठार, जो कहाँ में है? कर्नाटक में है। अब याद करना पड़ेगा कर्नाटक का पठार कहाँ में है। आंध्र प्रदेश का पठार याद करना पड़ेगा। कहने की बारी हो गया तो इस जगह पे एक पठार है, इस पठार का नाम है आंध्र प्रदेश का पठार। आंध्र प्रदेश के पठार का विस्तार आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य दोनों में, आप जानते हैं तेलंगाना राज्य 2014 में बना है। आंध्र प्रदेश का पठार का विस्तार तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में है। कर्नाटक का पठार का विस्तार कर्नाटक में। दक्कन का पठार का विस्तार महाराष्ट्र राज्य में। और इस तीनों को मिला के बोलते हैं डायरेक्ट दक्कन ट्रैप। इस दक्कन ट्रैप में, दक्कन के पठार में काली मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक है। इस पठार का जो निर्माण हुआ है, इस पठार का निर्माण ज्वालामुखी प्रक्रिया द्वारा हुआ है। अभी जस्ट पहले पढ़ाई ज्वालामुखी प्रक्रिया, आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा पठार है जिसका निर्माण ज्वालामुखी प्रक्रिया द्वारा हुआ है? तो दक्कन का पठार, दक्कन का पठार। और इस तीनों बोलेगा दक्कन ट्रैप में कौन कौन से पठार शामिल होते हैं? दक्कन का पठार, कर्नाटक का पठार और आंध्र प्रदेश का पठार। और इस दक्कन का पठार में सबसे ज्यादा कौन सा फसल उपजेगा? कपास। और सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाएगी? काली मिट्टी पाई जाएगी। जैसे नीचे आइएगा कर्नाटक के पठार में, कर्नाटक के पठार में कहा जाता है धातु के दृष्टिकोण से कर्नाटक का पठार बहुत ही अति महत्वपूर्ण है। धातु के दृष्टिकोण की बात करें तो धातु बहुत ज्यादा पाया जाता है। और उस धातु में अगर बात करें तो एक चट्टान पाई जाती है, धारवाड़ क्रम की चट्टानें। किस क्रम की चट्टानें? धारवाड़ क्रम की चट्टानें। धारवाड़ नाम का एक जिला है इस कर्नाटक राज्य में। और धारवाड़ नाम का जो जिला है, धारवाड़ नाम के जिला के में एक विशेष प्रकार की चट्टान पाई जाती है जिसमें धातु बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। सोना, चांदी, टीन, ये सारा का सारा जो धातु है, टंगस्टन, मैग्नीज, ये सारा का सारा धातु पाया जाता है इस धारवाड़ क्रम की चट्टानों में। इसी वजह से कहा जाता है धारवाड़ क्रम की चट्टानें किस राज्य में? कर्नाटक राज्य में। धातु के दृष्टिकोण से कौन सा पठार सबसे ज्यादा नीचे है? आपका कर्नाटक का पठार। कर्नाटक के पठार में किस प्रकार की चट्टानें? धारवाड़ क्रम की चट्टानें।
अरे जिला का नाम है और एक विशेष प्रकार का चट्टान है, उसी आधार पे इसका नाम भी रख दिया क्या, धारदार चट्टान। जैसे इसके उस पार जाइएगा आपको मिलेगा आंध्र प्रदेश का पठार। और आंध्र प्रदेश के पठार को दो भागों में विभाजित करता है। एक नदी है, उस नदी का नाम है कृष्णा नदी। उस नदी का क्या नाम है, कृष्णा नदी। और कृष्णा नदी के इस बगल वाला जो हिस्सा कहलाता है, इसका नाम एक अलग है, इसका नाम है रॉयल सीमा का पठार। इसका क्या नाम है, रॉयल सीमा का पठार। और ऊपर वाले का नाम है तेलंगाना का पठार। सुनिएगा, इस दोनों को सम्मिलित रूप से कौन सा पठार, आंध्र प्रदेश का पठार। बोलेगा आंध्र प्रदेश का जो दक्षिणी पठार है, आंध्र प्रदेश के पठार का दक्षिणी विस्तार जो है, जो आंध्र प्रदेश में, उसका क्या नाम है, रॉयल सीमा का पठार। और जो आपका उत्तर में, उसका क्या नाम है, तेलंगाना का पठार। इसका क्या नाम है, तेलंगाना का पठार। आपको पूछेगा आंध्र प्रदेश के पठार को दो भागों में विभाजित कौन करता है, कृष्णा नदी। कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करता है, कृष्णा नदी। को तीन पठार बताया आपको, हो गया दक्कन, कर्नाटक पठार और आंध्र प्रदेश का पठार। फिर जैसे ही आइएगा इस जगह पे छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्य में इस जगह पे एक पठार है। इस पठार का नाम है झारखंड में, झारखंड में है, यहाँ पे रखेगा। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के सीमा पे एक पठार है। इस पठार का नाम है दंडकारण्य का पठार। दंडकारण्य का पठार। और कहा जाता है ये दंडकारण्य का पठार उबड़ खाबड़ बहुत ज्यादा है। उबड़ खाबड़ क्या है, बहुत ज्यादा है। इस वजह से उपजाऊ के दृष्टिकोण से ये पठार जो आपका क्या है, ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। इस पठार में उपजाऊ के दृष्टिकोण से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। दंडकारण्य का पठार में खनिज पाया जाता है और सबसे ज्यादा पाया जाता है टीन। यहीं पे छत्तीसगढ़ में एक जिला है बस्तर जिला, जहाँ से टीन निकाला जाता है। तो दंडकारण्य का पठार टीन के उत्पादन के, ऐसे तो बहुत सारा धातु निकाला जाता है, लेकिन टीन के उत्पादन को लेकर क्या है, बहुत ज्यादा फेमस है। और किस पठार से निकाला जाता है, दंडकारण्य के पठार से। और बस्तर जिला कहाँ में है, छत्तीसगढ़ में है। और इसी छत्तीसगढ़ के बस्तर जिला से क्या निकाला जाता है, टीन निकाला जाता है। तो दंडकारण्य पठार का विस्तार छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। दंडकारण्य पठार का विस्तार छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। दक्कन ट्रैप का विस्तार, दक्कन पठार का विस्तार महाराष्ट्र। रॉयल सीमा का पठार कहाँ में, रॉयल सीमा का पठार तेलंगाना पठार को नाम से डायरेक्ट लगता है, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश का आंध्र प्रदेश में, और आपका कर्नाटक का पठार, ये आप समझ जाइएगा। दंडकारण्य पठार से जैसे ही आप आइएगा इस जगह पे एक पठार है। इस पठार का नाम है छोटा नागपुर का पठार। इस पठार का क्या नाम है, छोटा नागपुर का पठार। और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। छोटा नागपुर के पठार से बीचों बीच एक नदी बहती है। इस नदी का नाम है दामोदर नदी। इस नदी का क्या नाम है, दामोदर नदी। छोटा नागपुर के पठार को दो भागों में विभाजित करता है। दामोदर नदी के ऊपर वाले को बोलते हैं हजारीबाग का पठार। क्या बोलते हैं इसको, हजारीबाग का पठार। और नीचे वाले को बोलते हैं रांची का पठार। नीचे वाले को क्या बोलते हैं, रांची का पठार। ऊपर वाले को बोलते हैं हजारीबाग का पठार, नीचे वाले को बोलते हैं रांची का पठार। जैसे कृष्णा नदी दो भागों में विभाजित किया, उसी प्रकार से छोटा नागपुर के पठार को दो भागों में विभाजित करता है। कौन सी नदी, दामोदर नदी। और दामोदर नदी रांची के पठार को, रांची यानी छोटा नागपुर पठार को दो भागों में विभाजित करता है। ऊपर हो गया हजारीबाग का पठार, नीचे हो गया आपका रांची का पठार। इसी रांची के पठार से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम है स्वर्णरेखा नदी। और स्वर्णरेखा नदी झारखंड और आपका उड़ीसा राज्य में बहती है। झारखंड और उड़ीसा राज्य में बहता है आपका स्वर्णरेखा नदी। और ऊपर में है हजारीबाग का पठार। इसी हजारीबाग के पठार का विस्तार हमारे दक्षिण बिहार में है। और हम लोग आते हैं भागलपुर और बांका आता है किसमें, दक्षिण बिहार में। इसी छोटा नागपुर के पठार का सबसे ऊंचा चोटी आपका कौन सा है, पारसनाथ की चोटी। कौन सी चोटी, पारसनाथ की चोटी, जो जैन धर्म के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। जैन धर्म के गुरु थे 23वें गुरु, जिसका नाम था पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति इसी पारसनाथ की पहाड़ी पे हुआ था। इधर विवाद भी रहा था, समझ गए। तो पारसनाथ की पहाड़ी कहाँ में, छोटा नागपुर के पठार में, झारखंड राज्य में। कहाँ में, हजारीबाग के पठार में। कहाँ में, हजारीबाग में, या छोटा नागपुर बोलते तो कोई दिक्कत नहीं है। बोलेगा पारसनाथ की पहाड़ी किस धर्म के लिए प्रसिद्ध है, जैन धर्म के लिए। जैन धर्म के लोगों का तीर्थ स्थली है पारसनाथ की पहाड़ी। और इसी पे ज्ञान की प्राप्ति हुआ था जैन धर्म के 23वें गुरु के पार्श्वनाथ। समझ गए। चलिए आगे बढ़े हम। ये आपका छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर के पठार के बाद आइएगा इस जगह पे वो पठार है, इसका नाम है शिलोंग का पठार। मेघालय का राजधानी शिलोंग।
तो शिलोंग का पठार मेघालय में, और इसी के जस्ट बगल में यहाँ पे आइएगा, इस जगह पे एक पठार है, इस पठार को असम में है, इसका नाम है कार्बी एंगलोंग का पठार। कार्बी एंगलोंग का पठार ये कहाँ में है? असम में है। और इसी शिलोंग पठार में 3 पहाड़ी है जिसको बोलते हैं गारो, खासी और एरेबिया। इसी खासी पहाड़ी के नीचे में, इसी खासी पहाड़ी के इस जगह पे मासिनराम और आपका चेरापूंजी, मासिनराम और चेरापूंजी दोनों स्थल इसी खासी पहाड़ी के दक्षिण में है। जैसे इधर से बादल जाता है, बादल जाके इस खासी पहाड़ी से टकरा के बहुत ज्यादा वर्षा करता है सालों भर, इसीलिए कहा जाता है इस विश्व में, भारत छोड़िए, विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ में? मासिनराम में। वहाँ का लोग मोबाइल भूल जाए चलेगा, लेकिन बरसाती और छाता भूलता नहीं है, साल भर वर्षा होते रहता है, सब दिन कुछ भी सब चीज वर्षा में, समझिए सालों भर वर्षा। बोले ना आपको, जैसे आप चलते हैं तो मोबाइल बिना लिए चल पाते हैं 2 कदम नहीं, उसी प्रकार से वो लोग छाता और बरसाती लेके ही चलता है, जहाँ भी जाएगा छाता बरसाती लेके ही जाएगा। तो सेम प्रकार का, तो आपसे पूछेगा गारो, खासी, क्या पहाड़ी किस पठार में? शिलोंग पठार में। उसके बाद कार्बी एंगलोंग का पठार कहाँ में है? असम में। आ गया ये मेवाड़ का पठार, मेवाड़ का पठार राजस्थान और मध्य प्रदेश में। मेवाड़ के पठार के बाद इस जगह पे एक पठार है, इस पठार का नाम है मालवा का पठार। ये हो गया कौन सा पठार? मेवाड़। ये हो गया कौन सा? मालवा। और मालवा के पठार में भी कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी। कैसी मिट्टी? काली मिट्टी। मालवा के पठार के बाद इस जगह पे एक पठार है, इस पठार का नाम क्या है? बुंदेलखंड का पठार। कौन सा पठार? बुंदेलखंड का पठार। और इसके इस बगल में एक पठार है, इस पठार का नाम है बघेलखंड का पठार। और एक लास्ट पठार आपका लद्दाख में, जिसको क्या बोलते हैं? लद्दाख का पठार। और लद्दाख का पठार बोलेगा भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित पठार कौन सा है? बुंदेलखंड का पठार। आपसे पूछेगा तो आप बोलिएगा उत्तर प्रदेश का, सबसे ज्यादा विस्तार बुंदेलखंड का कहाँ में है? उत्तर प्रदेश में। आपसे पूछेगा बघेलखंड का, तो बघेलखंड का छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर। मालवा का पठार का सबसे ज्यादा विस्तार मध्य प्रदेश में 75%। उसके बाद मेवाड़ के पठार का विस्तार राजस्थान राज्य में। लद्दाख के पठार का विस्तार लद्दाख में। तो छोटा नागपुर का पठार कहाँ में है? झारखंड। दंडकारण्य का पठार उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में। उसके बाद पूछेगा आपसे दक्कन का पठार कहाँ में है? रॉयल सीमा का पठार कहाँ में है? रॉयल सीमा का पठार प्रदेश। तो क्या एक चीज समझिएगा, मालवा का पठार का विस्तार राजस्थान राज्य में भी चले गया है, समझ गए? मालवा के पठार का विस्तार राजस्थान राज्य में भी। तो राजस्थान राज्य में जो मालवा के पठार का हिस्सा है ना, उसका नाम रखा है वो अलग से, उसका नाम है हड़ौती का पठार। उसका क्या नाम रखा है? हड़ौती का पठार। तो हड़ौती का पठार कहाँ में? राजस्थान में। हड़ौती का पठार कहाँ में? राजस्थान में। तो मालवा के पठार का जो विस्तार राजस्थान राज्य में, उसी का नाम क्या है? हड़ौती का पठार, रॉयल सीमा। समझ गए? आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन अगर आपसे पूछेगा तो ज्यादातर क्वेश्चन है वो मिट्टी से पूछ दे, और दूसरा आपसे डायरेक्ट पठार का नाम बोलेगा किस राज्य में। समझ गए? आपसे क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा इस प्रकार से पूछ सकता है। पठार चैप्टर आपका, पठार चैप्टर क्या हो गया आपका? पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। पठार के बाद आपका अब चैप्टर बचता है पठार पढ़ा दिया, आपका द्वीप समूह पढ़ा दिए है ना? पढ़ा है द्वीप समूह नहीं पढ़ा है जी? आर्टिफिशियल चैनल, छोटा अंडमान, बड़ा अंडमान बताए तो कैसे करे नहीं पढ़ा है? समझ गए? लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार पढ़ाए, और छोटा छोटा बहुत सारा द्वीप है, द्वीप पढ़ा देंगे। पश्चिम का मरुस्थल में कुछ नहीं पढ़ाना है, कहाँ नहीं पढ़ाना है? थार मरुस्थल। मरुस्थल में बालू ही बालू है, खेती योग्य भूमि है ही नहीं। समझ गए? इसके बारे में कुछ पढ़ना ही नहीं है, डायरेक्ट याद रखेगा। थार मरुस्थल कहाँ में? राजस्थान में। हमारे भारत के किस सीमा में? पश्चिम सीमा में। तो थार मरुस्थल, पश्चिम का मरुस्थल खत्म में। समझ गए? आपको तटीय मैदान पढ़ा ही चुके हैं, कोरोमंडल तट, मालाबार तट पढ़ाए हैं, गोलकुंडा तट, उत्तरी सरकार तट। तो पूर्वी तटीय मैदान या पश्चिम तटीय मैदान हम पढ़ा ही चुके हैं। कि तट के किनारे जो आपका तट है उसका नाम क्या क्या है वो पढ़ाई दिए हैं। आपको द्वीप भी पढ़ाई दिए हैं,
एगो बच्चा था आपका कौन, ये पठार, यानी प्रायद्वीपीय पठार मैदानी पढ़ाई दिए, उत्तर का हिमालय पढ़ाई दिए। और कुछ बचा, एगो द्वीप आपका डिटेल्स में पढ़ा देंगे, वो पढ़ाएंगे द्वीप। कब? कल। नदी अभी हुआ कौन, ये तो आपको बोल रहे थी, भौतिक विभाजन बोले थे ना, तो नदी इसके बाद आपका कौन स्टार्ट होगा? नदी होगा, तब झील होगा, झरना होगा, जलप्रपात होगा, यही सब। और क्या होगा? कुछ नहीं, घाटी होगा। समझ लो, सब तो तब तो रटने वाला है। नदी चैप्टर कॉन्सेप्ट है, नदी पढ़ावेंगे। समझ गए? इतना तक समझ में आया? अरे हम बोले थे भारत को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? सबसे पहले उत्तर का हिमालय, मध्य का मैदान, प्रायद्वीपीय भारत, ये तीनों पढ़ाए ना। तटीय मैदान पढ़ाए, तटीय मैदान पढ़ा दिए। द्वीप समूह पढ़ाए। एगो पश्चिम का मरुस्थल है, तो पश्चिम का मरुस्थल में कुछ पढ़ना आपको नहीं है, सीधा का सीधा याद रखिएगा। भारत के पश्चिम में थार मरुस्थल है, और थार मरुस्थल में बालू है, रेत ही रेत है, और कोई फसल वहाँ उपजता नहीं है। बालू में कौन सा फसल? ककड़ी, खीरा, तरबूज, परवल, यही सब उपजता होगा। लेकिन वहाँ वो नहीं उपजता है, काहे कि इतना गर्मी ही पड़ता है, सब चीज जल के क्या हो जाएगा, सब पौधा मर जाएगा। समझ गए? तो वहाँ वो भी नहीं उपजता है। कम से कम जहाँ मॉइस्चर होगा वहाँ उपजेगा। ये सारा का सारा क्षेत्र मरुस्थल आपका थार मरुस्थल, इतना याद रखिएगा। और थार मरुस्थल का विस्तार 2 देशों में, कितने देशों में? 2 देशों में, भारत और पाकिस्तान। थार मरुस्थल का विस्तार कितने देशों में? भारत और पाकिस्तान में। और सबसे ज्यादा विस्तार हमारे भारत के। समझ गए? इस कौन सी पहाड़ी है? अरावली की पहाड़ी। यहाँ तक समझ में आया? पठार चैप्टर आपका कुछ नहीं, पठार में ज्यादा चीजों को आपको याद नहीं रखना है, सिर्फ कौन सा पठार कहाँ है। और उसके बाद आप याद रखिएगा, थोड़ा सा मिट्टी को लेके आपका पठार चैप्टर क्या हो गया, खत्म। अब आपको पूर्वी तट कहते हैं, द्वीप समूह कुछ द्वीप ऐसे हैं, छोटे छोटे बहुत सारे द्वीप आपको नहीं बताए, तो आपको क्या करेंगे बताएंगे। उसके बाद ये चैप्टर खत्म, उसके बाद आपका स्टार्ट हो जाएगा भारत की नदियाँ स्टार्ट करेंगे, और नदियाँ फिर पढ़ेंगे डिटेल्स में, एकदम धीरे धीरे। समझ गए? ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? अभी आप लोगों को 5 से 10 मिनट टाइम है, आएंगे अभी हिस्ट्री पढ़ाएंगे, फिर क्वेश्चन करवाएंगे।